हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14वीं शताब्दी। विजयनगर अथवा विजय का शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। दूसरा है, 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। तीसरा है, इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नल कोलिन मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। अगला प्रश्न है, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नल कोलिन मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। अगला प्रश्न है, 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलिन मैकेंजी। 1754 ईस्वी में जन्मे कोलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में उनकी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका था? ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलिन मैकेंजी।
1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों को अपनी उत्तरी सीमाओं पर किन राजाओं से संघर्ष करना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासकों से। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। अगला प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश शासकों द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चोल। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसलों के राज्य का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चनकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डैश के रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुदिरई चेट्टी। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। अगला प्रश्न है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, जिन्होंने अमुक्तमाल्यद नामक कृति लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने शासनकाल के विषय में अमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। अगला प्रश्न है, संगम वंश ने कब तक विजयनगर पर शासन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1485 में। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबद्ध था।
अगला प्रश्न है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलु वंश। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबद्ध था। अगला प्रश्न है, संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलु वंश। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान ले लिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। दूसरा है, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासकों का दमन किया तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। तीसरा है, कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारत मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय देवराय द्वितीय को ही जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला और दूसरा कथन सही है। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर कौन सा उपनगर की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नगलपुरम। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुर नामक उपनगर की स्थापना की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उनके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, 1542 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर किस राजवंश का नियंत्रण स्थापित हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अराविडु वंश। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना किसके नेतृत्व में तालीकोटा के युद्ध में उतरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम राय। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राजसी तांगड़ी के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविडु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तालीकोटा की लड़ाई।
1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राजसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविडु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में नायक किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेना प्रमुख को। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। दूसरा है, अमर नायक प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। तीसरा है, अमर नायक सैनिक प्रमुख थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति का सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, फारस के शासक के राजदूत अब्दुल रज़ाक को 15वीं शताब्दी में कालीकट भेजा गया था। वह किस बात से अत्यंत प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीकट के किलेबंदी से। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इसने न केवल शहर को बल्कि कृषि के उपयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। अगला प्रश्न है, महानवमी डिब्बा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। दूसरा है, महानवमी डिब्बा पर एक लकड़ी की संरचना होने के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है, महानवमी डिब्बा दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि त्योहार से संबंधित था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है।
शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी है। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि या महानवमी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। दूसरा है, शासक देवताओं ने अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। तीसरा है, अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगीं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक मंदिरों के निर्माण और संरक्षण को क्यों प्रोत्साहित करते थे? पहला है, मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। दूसरा है, शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। तीसरा है, शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी कथन सही दिया हुआ है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर के नक्शे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल है। दूसरा है, दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को लाल रंगों से भरा गया है। तीसरा है, प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। चौथा है, विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा मुख्य रूप से वृत्ताकार या आयताकार की संरचना पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा कथन असत्य है। अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल है। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को
काले रंग से भरा गया है। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का मुख्य मंडप तथा पूर्वी गोपुरम किस विजयनगर शासक ने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सुक्षमता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम का निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। अगला प्रश्न है, विट्ठल मंदिर किस भगवान को समर्पित मंदिर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवान विष्णु के विट्ठल रूप। देवस्थल विट्ठल मंदिर एक रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस मंदिर में रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर एक रोचक मंदिर है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। अगला प्रश्न है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सुक्षमता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में और उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 में हुई। लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। लगभग 1300 से 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में और लगभग 1400 से 1500 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना, गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना हुई। अहमदाबाद, बीजापुर तथा बरार सल्तनतों का उदय 1490 में हुआ। लगभग 1500 से 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा विजय 1510 में, बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 में, बाबर द्वारा मुगल राज्य की स्थापना 1526 में हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।